Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम शुरू। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस बार का बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट भी करने वाले हैं। आप लोगों के दिमाग में फिलहाल क्या चल रहा है मैं इमेजिन कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने बोर्ड एग्जाम्स दिए हुए हैं, वो भी दो बार, 10th में भी 12th में भी, मेरे टाइम पे थे। ठीक है, सो येस आई कैन अंडरस्टैंड। और मुझे पता है अभी आपके दिमाग में सबसे बड़ी जो चीज़ चल रही होगी वो ये चल रही होगी कि पढ़ाई कैसे की जाए, क्योंकि पढ़ना जितना डिफिकल्ट होता है ना, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि पढ़ाई शुरू कैसे करें, क्या चीज़ें दिमाग में रखें, क्या क्या चीज़ें करनी है पढ़ते वक्त, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। सो ये वीडियो स्पेशली मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ ताकि वो अपनी एंजाइटी को थोड़ा सा लेवल अप कर सके और इन टिप्स से कुछ फ़ायदा ले सके। अब मुझे ये भी पता है कि बोर्ड एग्जाम से पहले हर बच्चे के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, तो आप बहुत ज़्यादा टिप्स में या बहुत बड़ी वीडियोस में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगी और सिर्फ 5 ही टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिन टिप्स ने मेरी बहुत मदद की थी मेरी 12th क्लास में अच्छे मार्क्स गेन करने में। सो आई एम प्रीटी श्योर ये 5 टिप्स अगर आप अच्छे से अपने यहाँ पे अडॉप्ट कर लेंगे व्हाटएवर इट इज़, तो आपका भला होगा। लाइफ टाइम आप मुझे थैंक यू बोलेंगे और कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे कि आपने एग्जाम से पहले ये वीडियो देखी थी। ठीक है, तो फाइनली शुरू करें हमारी स्टडी टिप्स। सो हमारी पहली टिप है, स्टडी मटेरियल फाइनल करो और बहुत सारी बुक्स एक साथ मत रखो। देखो, एक चीज़ जो मैंने लाइफ में देखी है बहुत सारे लोगों को करते हुए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि जैसे ही हम किसी बुक का नाम सुनते हैं कि अरे ये बुक अच्छी है इस सब्जेक्ट के लिए, हम फट से जाके उसे खरीद लेते हैं। मेरे साथ ये बड़ी दिक्कत थी। मतलब 11th-12th में मैंने ये नहीं किया था, लेकिन उसके बाद कॉलेज लाइफ में व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स, उस टाइम पे मैं जिस बुक के बारे में सुनती थी ना, आई यूज्ड टू परचेज इट उसी दिन जाके, राइट अवे। मतलब मैंने नाम सुना, इससे पहले कि मैं नाम भूल जाऊँ मुझे वो बुक चाहिए होती थी। और मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं करती थी कि भैया नहीं मिली तो कोई बात नहीं। बट क्या मैंने वो सारी बुक्स पढ़ी होती तो शायद मैं कहीं और होती आज लाइफ में। नहीं पढ़ी, ऑब्वियसली आप सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। और यूँ देखा जाए तो मोर और लेस हर एक बुक में सेम चीज़ लिखी होती है। किसी में ऐसे सिंपल वे में लिखी होती है तो कैसे घुमा के लिखी होती है, किसी में बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है, किसी में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स के साथ होता है। सो सारी बुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं। तो एक तो सारी बुक्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बट इवन इफ आपने परचेज की हुई है तो सब बुक को थोड़ा थोड़ा रेफर करो, एक एक दो पेजेस पढ़ो उसके, और ये जानो कि कंटेंट किसका सबसे अच्छा है। ऐसा है कि सिंपल वे में वो आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड अच्छी हाई फाई वोकैब के साथ वो बुक है, नहीं, उसको तुम्हें डिकोड करने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो जितनी भी बुक्स तुम्हारे पास अवेलेबल हैं उनमें से वो बुक उठाओ जिसकी सिंपल लैंग्वेज है और जो बहुत ही सरल लैंग्वेज में तुम्हें समझा पा रही है कि वो बोलना क्या चाह रही है किसी टॉपिक में। अब एक बार तुमने बुक सेलेक्ट कर ली, उसके बाद सारे सब्जेक्ट की बुक्स को एक साथ रखो। ठीक है, मतलब अपना जो भी स्टडी टेबल होगा वहां पे अरेंज करके हर एक सब्जेक्ट की बुक, उसके साथ तुमने जो नोट्स बनाए हुए हैं वो, उसके साथ तुम्हारी जो क्लास में तुम्हारी नोटबुक हुआ करती है अगर तुम मेंटेन करते हो तो वो, ऐसे करके रखो सारे पाइल्स बना के। एंड ये समझो कि तुम्हें पेपर से पहले ये सब निपटाना है। देखो, ये काम वो स्टूडेंट्स ना करें जिनको बुक्स देख के प्रेशर क्रिएट होता है। मेरे को ऐसा नहीं होता था। मैं जैसे ही अपनी बुक्स देखती थी, सॉर्टेड बुक्स देखती थी कि हाँ इतनी बुक्स पढ़नी है इसमें, इतनी बुक्स पढ़नी है, इतनी बुक्स पढ़नी है इसमें, तो मेरे को यूँ हो जाता था हाँ ठीक है, मेरे को मतलब इतना टाइम मेरे पास लेफ्ट है और मैं आसानी से सारी बुक्स पढ़ पाऊंगी। पर जिनको एकदम से प्रेशर आ जाता है सारी बुक्स एक साथ देख के, वो ये काम मत करना। ठीक है, सिर्फ दूसरे वाले लोग ये काम करेंगे, सारी बुक्स रखेंगे, जितनी जितनी बुक्स उनमें से बेस्ट होंगी सिर्फ वही पढ़नी है। अब एक और चीज़ है, मैं थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें और इजी बना देती हूँ। अगर आप बिजनेस स्टडीज़ की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें तो ऐसे में आप अपनी एनसीईआरटी ही पढ़िए सबसे अच्छे तरीके से। मतलब और कोई बुक आपको बहुत ज़्यादा रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ो, उससे काम चल जाएगा। बिजनेस स्टडीज़ में तो स्पेशली वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी तुम्हें पता होनी चाहिए। 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, अच्छे से उसे रट लो, अपने अंदर डाल लो। रटने का मतलब नहीं है रॉट लर्निंग करनी है, अपने अंदर डाल लो। ठीक है, बस, और किसी रेफरेंस बुक की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो बुक उठानी है एनसीईआरटी, उसको रखना है,
उसके साथ उसकी जो नोटबुक है, शॉर्ट नोट्स जो तुमने बनाए होंगे, आई एम अज्यूमिंग तुमने बनाए हैं, वो रखना, और उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बुक्स मुझे पेपर से पहले निपटानी है। पेपर से पहले कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस बुक से पढ़ूं या इस बुक से पढ़ूं, क्योंकि अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां पे। सेकेंड टिप आपकी रहेगी मेक अ टाइम टेबल। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट से मेरा रात को पढ़ने का वो होता है, मैं रात को ही पढ़ती हूँ, बचपन से मेरी आदत है फ्रॉम 5th 6th क्लास की मैं रात को ही पढ़ाई कर पाती हूँ, दिन में मुझसे पढ़ाई होती नहीं है। बट मैंने टाइम टेबल बनाया तो मैंने बोला नहीं, मैं तो बहुत बढ़िया सा टाइम टेबल बनाऊंगी। मैंने क्या किया, मैं सुबह 6 बजे उठूंगी, 6 बजे उठ के मैं 6:15 तक पढ़ने बैठ जाऊंगी, या उसके बाद मैं लगातार 12 बजे तक पढ़ती रहूंगी। भाई मुझे पता है दैट्स नॉट पॉसिबल, मुझे बीच में ब्रेक्स चाहिए रहती हैं, मुझे थोड़ा सा पढ़ने के बाद ब्रेक चाहिए होती है, एटलीस्ट 5 मिनट की, 10 मिनट्स की। मैं ऐसे कंटिन्यूस बैक टू बैक नहीं पढ़ सकती। बट मेरे को चाहिए था कि मैं टाइम टेबल बहुत बढ़िया बनाऊं, तो मैंने फालतू में कुछ भी उसमें इंसर्ट कर लिया। ऐसा मत करना। टाइम टेबल बना रहे हो तो थोड़ा प्रैक्टिकल होके बनाना, थोड़ा सा ऐसे बनाना, तुम अपने आप को जानते हो ना, तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह और कोई क्या जानता होगा तुम्हारे बारे में, राइट? सो तुम्हें पता है तुम कितने बजे उठ सकते हो, तुम एक गो में कितने घंटे पढ़ सकते हो, तुम अपनी पढ़ाई किस तरह से कर सकते हो, तुम्हें कितने ब्रेक्स चाहिए, राइट? तो अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाओ। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मुझे टेक्स्ट करते हैं, मैम हमारे लिए टाइम टेबल बना दीजिए, हमें बता दीजिए टाइम टेबल कैसे बनना चाहिए। बेटा वो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका मतलब पढ़ने का तरीका क्या है, आपका पैटर्न क्या है। ये काम आप ही अपने लिए कर सकते हो। जैसे मैं अपने लिए टाइम टेबल बनाती थी तो मुझे पता होता था कि मैं एक दिन में 4 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ, ठीक है? थोड़ा बहुत इधर उधर से देख सकती हूँ 1-2 घंटे, लेकिन 4 घंटे मेरी जो क्वालिटी वाली पढ़ाई होती है ना, वो हो सकती है। तो मैं वही रखती थी, और मैं यूजुअली रात के टाइम ही रखती थी, क्योंकि मुझे वो भी पता था कि मैं रात के टाइम ही पढ़ सकती हूँ। सो अपना टाइम टेबल बनाइए, हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है पहले से ही डिसाइड करके रखिए। ये कैसे डिसाइड करेंगे ये मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। देखिए, जैसे आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में होते हैं क्वेश्चंस, लाइक अकाउंट्स की बात कर ले या मैथ्स की बात कर ले, इसमें होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो इसको आप ज़्यादा समय देंगे, इसको आप क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम डेडिकेट करेंगे। वहीं पे जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें यूजुअली पढ़ते पढ़ते ना थोड़ी देर बाद थोड़ी सी बोरियत आ ही जाती है। मैं मानती हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल आप लोगों से अग्री करती हूँ इस चीज़ में कि थ्योरी एग्जाम्स कहीं ना कहीं, थ्योरी सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं बोरिंग होते हैं। तो उसमें आप उतना ही टाइम इंटरवल दीजिए जिसमें आपको बोरियत ना हो। मतलब फर्स्ट से अगर आप 45 मिनट्स आराम से थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं तो 45 मिनट्स का टाइम पीरियड रखो, उसके बाद ले लो ब्रेक, आधे घंटे का ले लो, पौने घंटे का ले लो, फिर 45 मिनट्स पढ़ लो। बट प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रैक्टिस करनी होती है, तो भैया इसमें तो तुम्हें टाइम देना ही पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम, इसमें थोड़ा कम टाइम, और इस तरीके से तुम कर सकते हो। हाँ, थ्योरी एग्जाम्स में जो भी है तुम्हें प्रैक्टिस ऐसे करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन लिख के देखने पड़ेंगे, ताकि तुम्हारी राइटिंग स्किल्स बढ़िया हो सके। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। तो जो भी तुम पढ़ते हो 15-20 मिनट निकालो उसको लिख के देखने के लिए, ताकि तुम थोड़ा सा अपना राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाओ। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा टाइम टेबल। एक बार तुमने अपना टाइम टेबल वो कर लिया सेट कि हाँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे इतना टाइम डेडिकेट करना है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे इतना टाइम डेडिकेट करना है, और डेली बेसिस में मुझे इतना पढ़ना है। उसके बाद ज़रूरी होता है अपने रूम में रखना एक कैलेंडर। देखो, मैं आई गेस मेरे को 8th 9th क्लास से अपना पर्सनल रूम मिल गया था। उससे पहले आई यूज्ड टू शेयर माई रूम विद माई सिबलिंग्स। तो 8th 9th में आई गॉट माई पर्सनल रूम। तब से लेके आज तक, आज चाहे मैं रेगुलरली पढ़ाई कर रही हूँ या ऑन एंड ऑफ बेसिस पे कर रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे रूम में कैलेंडर नहीं है। मेरे रूम में हमेशा कैलेंडर रहता है। आज भी इवन अगर आप मेरे रूम में एंट्री लेके देख लेंगे ना कि हाँ स्टडी टेबल पे कहीं कैलेंडर पड़ा है, तो वहाँ पे साइड में एक कैलेंडर आपको ज़रूर दिखेगा। कैलेंडर पे इन्वेस्ट करना बहुत बढ़िया चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि देखो, ये आपको आइडिया देते हैं आपके पास कितने दिन बचे हैं, आपकी प्रेपरेशन के लिए कितना समय बचा है आपके पास। और इस कैलेंडर पे एक चीज़ तुम और कर सकते हो कि जैसे डेट्स लिखी रहती हैं, उन डेट्स को मार्क करो कि भैया 1 तारीख निकल गई है,
2 तारीख निकल गई है, 3 तारीख निकल चुकी है, 4 तारीख निकल चुकी है, ताकि तुम्हें पता हो कि 5, 6, 7, 8 मेरे पास रिमेनिंग है और ये 4 दिन मेरे ऑलरेडी जा चुके हैं। सो ना सिर्फ कैलेंडर रखो, कैलेंडर पे डेट्स भी मार्क करो। जैसे जैसे डेट्स निकलती जाती हैं, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, कट लगाओ उसके सामने, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम्हारे कितने डेज रिमेनिंग हैं, कितना टाइम तुम्हारे पास रिमेनिंग है अपनी प्रेपरेशन को करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पे साथ में मेंशन करना चाहती हूँ कि एक चीज़ तुम्हें और करनी है, अपने ना जो भी बुक रहते हैं ना, उसके इंडेक्स जो कंटेंट वाला पेज होता है वहाँ पे जाना है। हर एक चैप्टर में कितने पेजेस हैं वो नोट डाउन करना है। हर एक चैप्टर में कितने पेजेस हैं वो नोट डाउन करना है। इससे तुम्हें आइडिया मिलेगा कि कौन सा चैप्टर कितना लेंदी है, किस पे कितने दिन लग सकते हैं, कौन सा चैप्टर कितना छोटू है, उस पर कम टाइम लग सकता है, क्योंकि राइट। और जो छोटे से चैप्टर है उनको जल्दी से निपटा लो पहले, ताकि बड़े चैप्टर्स के लिए तुम्हारे पास एंड में बहुत सारा टाइम बचा। सो ये पेजेस वाला काम ज़रूर करना है, और उससे भी तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि कितने दिन में तुम्हारे कितने पेजेस हो सकते हैं ख़त्म, कितने चैप्टर्स तुम निपटा सकते हो। सो कैलेंडर अपने रूम में रखना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब अनिवार्य इन अ वे, आई एम सेइंग कि हाँ इट्स बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। बाकी ऑब्वियसली तुम लोगों पे डिपेंड करता है तुम फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। अच्छा, एक चीज़ जिसको लोग बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, दैट इज़ रिविजन। लोगों को लगता है नहीं हमने पढ़ लिया ना, हम पेपर के एक दिन पहले तक बस पढ़ते ही रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अक्सर बच्चे मुझे टेक्स्ट करते हैं इंस्टा पे कि मैम हमने पढ़ा सब है लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा। मैम पढ़ लिया था पर अब पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा उस चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्योंकि वो पढ़े हुए तुम्हें 1.5 महीना हो गया है। तो बेटा तुमने रिविजन क्यों नहीं की? रिविजन नहीं करोगे, एक बार पढ़ के क्रिश हो क्या तुम कि भैया एक बार यूं यूं किया और सब तुम्हारे अंदर बैठ गया? नहीं ना, नहीं है तुम्हारे पास वो सुपरनैचुरल पावर्स। होती तो फिर वो अलग बात होती, लेकिन फिलहाल नहीं है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रिविजन तुम्हारी सुपरनैचुरल पावर है, या मैनमेड बोल सकते हैं। एनीवेज, जो भी है, पॉइंट ये है कि पेपर से पहले 15-20 दिन तुम्हें ऐसे रखने हैं खाली फ्री, जिससे पहले तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। ये 15-20 दिन में तुम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे। 5 सब्जेक्ट हैं, 2 दिन 3 दिन दो, एक सब्जेक्ट को पूरा एक साथ निपटाओ। सो अगर मान लो तुम्हारे पास अभी 3 महीने हैं फॉर से टोटल एग्जाम से पहले, और 3 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम है, तो ये लास्ट के जो 15 दिन है, मतलब 2.5 महीने तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, एंड ये जो लास्ट के 15 डेज हैं इसे तुम अपनी रिवीजन के लिए रखोगे। क्या समझे? रिवीजन को लाइटली नहीं लेना है। जो बच्चे सोचते हैं ना नहीं नहीं मैं तो लास्ट दिन तक पढ़ लूंगा, एक आध दिन रिवीजन कर लूंगा चल जाएगा काम, वो एक आध लास्ट दिन जो होता है ना उसमें कुछ याद नहीं आता, सब ऐसे दुनिया धुंधली से दिखने लगती है, ब्लैंक आउट हो जाओगे तुम। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना, रिवीजन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसको हमें बहुत ही शिद्दत के साथ करना है। अंडरस्टूड? चलो अब हम आ जाते हैं हमारी लास्ट और फाइनल टिप पे, जो कि है डिस्ट्रैक्शंस को डिस्ट्रैक्ट करो। मैं मानती हूँ आपकी लाइफ में आपने कुछ दोस्त कमाए होंगे जो आपके बहुत ही प्रिय होंगे, आपके दिल के बहुत ही करीब होंगे, बट पेपर एक ही बार होगा, बोर्ड एग्जाम एक ही बार होगा। दोस्ती को साइड करके पहले अपने बोर्ड एग्जाम पे फोकस कर लेना। मैं ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये गलती मैंने की थी। ओके, सो देयर वाज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब वी वर लाइक सोल सिस्टर्स। हम स्कूल में हमेशा बंक करते हुए साथ में पकड़े जाते थे, हम स्कूल में हर एक टाइप की मस्ती साथ में करते थे, हम दिन रात साथ में रहते थे। समटाइम्स शी यूज्ड टू स्टे इन माय हाउस, समटाइम्स आई यूज्ड टू स्टे इन हर हाउस। हम सुबह 6 बजे से मिलते थे तो हम रात के 12 बजे तक साथ रहते थे। वी वर लाइक दिस क्लोज, ठीक है। एंड आई मतलब मैंने बहुत चेरिश किया है वो टाइम जो मैंने उसके साथ स्पेंड किया। बट मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था इकोनॉमिक्स का, और उसके एक दिन पहले मेरी और उसकी लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई मतलब ऐसी कि दोस्ती टूटने पे बात आ गई। मैं लिटरली बोर्ड एग्ज़ाम में बैठी हूँ यहाँ पे, शी वॉज सिटिंग देयर दूसरी रूम में आगे, और मेरा पूरा फोकस उस पर है कि यार इसके साथ मैंने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, यार ये तो मेरी बहन जैसी है यार, ऐसे कैसे हमारी दोस्ती टूट गई।
आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई इकोनॉमिक्स एग्जाम एट ऑल। और ये पेपर से पहले, एक दिन पहले हमने लिटरली लड़ाई की थी फेसबुक पे, तब आया था नया नया फेसबुक। और मैं आज भी रिग्रेट करती हूँ कि मैंने क्यों चलाया उस दिन फेसबुक, क्यों मैंने वो चैट इनिशिएट की। एक तो दोस्ती तो टूटी, इकोनॉमिक्स के मार्क्स भी बिगड़ गए मेरे। आई वॉज सो गुड इन इकोनॉमिक्स, मैं अपनी टीचर को पढ़ा देती थी एट टाइम्स, मैं गलतियाँ निकालती थी उनकी क्लास में। बहुत गलत चीज़ होती है, कभी नहीं करना चाहिए किसी टीचर के साथ। टीचर्स को बहुत गंदा महसूस होता है अंदर से, लेकिन उस टाइम तक मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी, क्योंकि उस टाइम पर मैं टीचर नहीं थी, स्टूडेंट थी। बट मुझे ऐसा लगता था अरे ये टीचर ने गलती की है तो बताना बनता है, और अपनी स्मार्टनेस भी दिखानी बनती है, राइट। सो मैं ऐसी स्टूडेंट थी इकोनॉमिक्स में। लेकिन अल्टीमेटली आज जब मैं अपने इकोनॉमिक्स के मार्क्स देखती हूँ तो मुझे ऐसे रोना सा आ जाता है, क्यों किया मैंने वो, क्यों किया अपने साथ। सो ये चीज़ आप मत करना। अपने डिस्ट्रैक्शंस लाइक योर फ़ोन, योर इंस्टाग्राम अकाउंट जिस पे आप अपने फ़ोटोज़ वगैरह अपडेट करते रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। 2 महीने नहीं करोगे, कोई दुनिया इधर की उधर नहीं होगी। मैंने छोड़ के भी देखा इंस्टाग्राम बीच में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में। हाँ, बस थोड़ी सी आपको अपनी बोरियत दूर करने के लिए और ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ते हैं, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइफ बिल्कुल वैसी ही रहती है। किसी से तुम्हारी दोस्ती बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, या किसी से तुम्हारी दोस्ती नहीं टूटती अगर तुम सोशल मीडिया छोड़ दो कुछ दिनों के लिए तो। सो यस, आपको सोशल मीडिया त्यागना होगा थोड़े दिन के लिए, क्योंकि तुम कितना भी बोलो कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया से, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई क्या अपलोड कर रहा है, कहीं ना कहीं डीप इनसाइड हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमें फ़र्क पड़ता है। जब तुम्हारे दोस्त पार्टी की फ़ोटोज़ डाल रहे होंगे तो तुम्हारा भी मन करेगा यार हम भी पार्टी पे जाएं क्या। नहीं करना, छोड़ो दो, सन्यासी बन जाओ। मैं तो बोलती हूँ सन्यासी, लिटरली सन्यासी बन जाओ लास्ट के 2-3 महीनों के लिए। छोड़ दो सब कुछ, मोह माया सब त्याग दो। अपने घर में अगर छोटे बच्चे हैं उनको अपने से दूर रखो कि नहीं ठीक है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स मेरे साथ लाइफ टाइम रहने वाले हैं। हर एक जगह यही पेपर मेरे मतलब यही शीट जाएगी मेरे मार्क्स को वो करते हुए, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए तुझसे अपनी मोह त्याग रहा हूँ। सो ये तुम्हारे फ्रेंड्स जो स्पेशल वाले हैं, जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं या तुम्हें बताते हैं अरे मैंने तो इतना पढ़ लिया, तूने कितना पढ़ा, अरे मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, तू क्यों पढ़ रहा, छोड़ना यार। ऐसे हर एक टाइप के दोस्त से अपन को दूर रहना है। मोबाइल फ़ोन से हमें दूर रहना है, सोशल मीडिया से हमें दूर रहना है। हाँ, मोबाइल फ़ोन्स में अगर तुम लोग हमारे वीडियोस देख रहे हो तो इट्स ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट येस उसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दूर ही रहना। ओके, सो सारे डिस्ट्रैक्शंस को डिस्ट्रैक्ट करना। और ये 11th-12th में ना वो क्रश बहुत ज़्यादा ही होता है, तो थोड़ा सा उनसे भी दूरी है ना। बहुत टाइम है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है ना। सो अभी फ़िलहाल के लिए अपने पेपर पे फोकस करो, इस चीज़ पे फोकस करो कि मैं कैसे अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, क्योंकि उस चीज़ से जितना लोग इम्प्रेस होंगे ना, वेदर आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके क्लास टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर आपकी क्रश भी है या फिर आपका क्रश भी है, हर एक जो इंसान है जिसको आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट से भी इम्प्रेस हो सकता है। सो उस तरह से सोचो, ठीक है। सो ये 5 स्टेप्स अच्छे से फॉलो करना, आई एम प्रीटी श्योर उसके बाद तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे बोर्ड्स में और तुम धमाल मचाने वाले हो आगे चल के लाइफ में, ठीक है। सो इसी के साथ थोड़ा सा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में तुम्हें बता दूं दैट मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे, एज वेल वेबसाइट पे हर एक जगह अवेलेबल है। बहुत सारे कोर्सेज हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं, बहुत सारे और करने वाले हैं, एंड हम आपको बुक्स एंड ई बुक्स भी दे रहे हैं जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक चेक करना है। दैट्स इट। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको थैंक यू बोलूँगी एंड साथ ही साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट भी बोलूँगी, ताकि अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करें, बहुत अच्छा अपनी तरफ से जितना इनपुट्स लगा सकते हो उतना लगाओ, सो दैट आउटपुट जब तुम्हें मिले तो तुम्हें खुशी हो जाए, ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।